कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, और वो तर्कसंगत तरीके से कैसे, ये है प्रमाण, ये तो आंकड़े हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको ले सकते हैं। कहां पर क्या कार्य हुआ है? हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया, हमने फिरकों में नहीं बांटा, हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी नहीं बांटा। किसान किसान है, वो कहीं का भी हो, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। अब आप जबरदस्ती कहें कि हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। सफर कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना। सफर तो पब्लिक कर रही है, किसान कर रही है, या वे लोग करेंगे जो इससे होने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये तमाम प्रकार की योजनाएं घोषित की, और उन योजनाओं के माध्यम से अब किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया है, व्यापक परिवर्तन हुआ है। यहां पर चर्चा हो रही थी कि एमएसपी की बात, एमएसपी घोषणा करने से ही एमएसपी मिल नहीं जाती है, उसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है और ये आप भी उपलब्ध करा देंगे। मैं जानता हूं नेता प्रतिपक्ष ने डाटा लिए भी होंगे। मौजूद 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपये प्रति क्विंटल, और क्रय कितना किया गया था? 6.28 लाख मीट्रिक टन। नोट करते रहिए, 6.28 लाख मीट्रिक टन। 2016-17 में समर्थन मूल्य हुआ 1525, क्रय किया गया 7.97 लाख मीट्रिक टन। और पिछले 17-18 से 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार आई। सरकार गठन के तत्काल बाद मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के माननीय गृह मंत्री से अमित शाह जी से संपर्क किया था, और मैंने कहा था हम प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे नहीं होता है, हम चाहते हैं कि वहां इसके बारे में कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के लिए आप कुछ राज्यों का दौरा करके कुछ मंत्रियों को भेजें। तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और आपके साथ कुछ लोगों को मैंने भेजा था। 3 सदस्यीय कमेटी मैंने भेजी थी अलग अलग राज्यों में। ये लोग गए थे, अध्ययन करके आए, यानी ये 2022 के आसपास ही हो गया था, और 1 अप्रैल से हमारे प्रोक्योरमेंट के केंद्र स्थापित हो गए थे प्रदेश के अंदर। और महोदय 16-17 में नई सरकार थी हमारी, 17 में, तो 16-17 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय होता है किसानों से, और किसान इससे लाभान्वित होता है 1,66,000। और 17-18 में ठीक 1 साल के बाद नई सरकार, 1 महीना का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हम लोगों के समय में समर्थन मूल्य था 100 रुपये, समर्थन मूल्य बढ़ गया था 1625, क्रय किया गया 36.99 लाख मीट्रिक टन, यानी 37 लाख मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित हुआ 7,67,380। 18-19 समर्थन मूल्य 110 रुपया बढ़ा, 1737 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिला किसानों को। क्रय किया गया 52.92 लाख मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित हुआ 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य हुआ 1840 प्रति क्विंटल, क्रय किया गया 37.0 लाख मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित हुए 7,53,411। 20-21
जब कोविड से लोग जूझ रहे थे, तब हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारीगण किसानों की मदद करने के लिए, गन्ना किसान, किसी किसान को अपने खेत में एक डंठल गन्ना नहीं छोड़ना पड़ा। चीनी मिलें 119 चीनी मिलें चलाई गई, और गेहूं की जैसी फसल तैयार हुई, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल से हम लोगों ने क्रय केंद्र भी स्थापित कर दिए। 15 मिनट लेट हुआ लेकिन चलता रहा। 1925 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया गया। 35.67 लाख मीट्रिक टन का क्रय किया गया और 6,63,810 किसान इससे लाभान्वित हुए। महोदय, 2014 की तुलना में 2019 में समर्थन मूल्य में 525 रुपए की वृद्धि हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। गेहूं में, केवल गेहूं की मैं बात कर रहा हूं। और फिर धान के बारे में भी अगर मैं आऊं, धान के भी डाटा रख दे रहा हूं। 14-15 में कुल धान का क्रय किया गया 18.18 लाख मीट्रिक टन, यानी 18 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। समर्थन मूल्य था 1360। उसके बाद 16-17 में ही आप देखेंगे 35.14 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। समर्थन मूल्य था 1470 रुपये। और अगर इस साल की मैं बात करूं, पिछले 3 साल से लगातार बढ़ोतरी में है। हम लोगों ने पिछले 4 साल से लगातार बढ़ोतरी में। इस साल अगर आप देखेंगे 1360 रुपये प्रति क्विंटल है 14-15 में। 20-21 में धान का समर्थन मूल्य हम लोगों ने दिया है 1868 रुपये प्रति क्विंटल। अब तक धान का क्रय हुआ है 66 लाख मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए हैं 12,78,900। ये है किसान के बारे में कौन ज्यादा हितैषी है। और ये डाटा वहीं का नहीं है, गन्ना का, मकई का दाम हमने दिया। मकई में आप देखेंगे 18-19 में हम लोगों ने 5,116 लाख मीट्रिक टन मकई किसान से सीधे खरीदा। 20-21 में इस साल 1,06,412 मीट्रिक टन मकई का खरीद सीधे किसानों से किया। दलहन और तिलहन में भी लगातार इसमें वृद्धि हुई है। अगर इसी 20-21 में आप देखेंगे, 20-21 में 38,162.96 मीट्रिक टन दलहन का क्रय किया गया और 6,788.78 मीट्रिक टन तिलहन का क्रय किया गया। महोदय, अगर गन्ना किसानों की ही मैं बात करूं तो गन्ना किसानों के बारे में यहां पे बार बार चर्चा उठती है और इसके बारे में तमाम प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मैं दोनों के बारे में बता देना चाहता हूं। 14-15 में गन्ने का कुल उत्पादन हुआ था 1389.02 लाख मीट्रिक टन। 17-18 में 1820.75 लाख मीट्रिक टन। और इस साल अब तक जो हमारा अनुमानित है यह है 2203.00 लाख मीट्रिक टन। ये रिकॉर्ड उत्पादन है गन्ने का। गन्ने की पेराई और गन्ने मूल्य का 12 से 14 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का भुगतान होता है 44,193 करोड़ रुपए का। 17 से 21 के बीच में, 17 से 21 के बीच में नोट भी करते जाओ, सुनते भी जाओ, नोट भी कर लो। 45 लाख गन्ना किसानों का 1,23,995 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 1,23,995 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। महोदय, ये किसानों के प्रति, और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी
अगर इस बात को भी सुनना चाहती है तो 7 से 12 के बीच में कुल 52,100 यानी 5 वर्ष में 52,131 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। और अकेले पिछले 3-3.5 वर्ष के दौरान जो गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के पहले इन सभी के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा कर लें, देख लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्य अपने आप ही बहुत अच्छे ढंग से सामने आ सकते हैं। बहुत एक अन्नदाता किसानों के बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान को फोकस करते हुए शासन की नीतियों को उस रूप में आगे बढ़ाया है। पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है। एमएसपी 1967 से जारी हुई होगी, लेकिन किसानों को मिलता कहां था? आप घोषणा करते रहिए, आप क्रय केंद्र मत स्थापित करिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लीजिए। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम चंद्रमा तक यात्रा करा देंगे, मंगल में यात्रा करा देंगे। वास्तविकता क्या है? घोषणा करने से कोई व्यवहारिक चीज नहीं सामने आ जाएगी। व्यवहारिकता क्या है ये हमें देखना पड़ेगा और उस व्यवहारिकता की दृष्टि से ही हम लोगों को इस बारे में देखना होगा। जिन 3 कृषि कानूनों की बात यहां पे चर्चा हो रही है, कितना गुमराह करने वाला वक्तव्य था और नेता प्रतिपक्ष से ही मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कल यहां पे कहा कि किसानों की खेती पे कब्जा कर लिया जाएगा, यानी जो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। राम गोविंद जी, आपके क्षेत्र में सहतवार कस्बा है ना? है ना? वहां पे एक राम रतन गाजर का हलवा बनाता है। राम रतन है ना, गाजर का, काला गाजर का हलवा बनाता है, बड़ा विख्यात है महोदय। वह गाजर का हलवा बनाते हैं आज से नहीं, वर्षों से, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वह फसल का अनुबंध करते हैं, खेती का नहीं। और आज तक किसी किसान की खेती को बंधक नहीं बनाया गया। वो उनके पास भी, लेकिन किसानों से भी खरीदते हैं, किसानों से उनका एग्रीमेंट होता है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले से एग्रीमेंट होता है, हम आपसे खरीदेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत लोग गाजर की खेती करते हैं। अभी हम लोगों ने भी वन्य गांवों में, यानी वन टांगिया गांव, जिसको इस सदन में हमारी सरकार आने के बाद जिन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी है, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सभी जनपदों में ये गांव स्थित है। महाराजगंज में इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को वन्य गांवों में उनको प्रारंभ करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि भाई आप सलजम उगवाइए, उसमें उगवाने की तैयारी करिए। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हो रही है, कई गुना मुनाफा किसानों के जीवन, किसानों को देना है, और ये तो आपके ही कस्बे में होता है, आपके यहां होता है। लेकिन आप जो है कल यहां पर ऐसा गुमराह करने वाला वक्तव्य दे रहे थे कि साहब किसानों की खेती को जो है बंधक बना दिया जाएगा। ये किस खेती का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट खेती का नहीं होना है, फसल का एग्रीमेंट होना है। किसान को दूसरा, आप एमएसपी की बात कर रहे थे, देखिए मकई का कभी भी प्रदेश के अंदर एमएसपी नहीं घोषित हुआ। मकई का किसान मकई 1100-1200 रुपए में देने के लिए मजबूर होता था। यहां पे बहुत सारे मान्य सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र से आते हैं, जो मकई की खेती के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने खरीदना शुरू किया, बाजार में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करवाई। हमारा जो एमएसपी था वह 1800 रुपये था और मार्केट में उसी किसान को 2200 रुपये मिलना प्रारंभ हुआ, उसी मकई का। ऐसे ही गाजर का, बुंदेलखंड में बहुत सारी जगह इस प्रकार की एग्रीमेंट के, बैजनाथ ग्रुप के द्वारा कई जगह इस प्रकार की खेती होती है जो एग्रीमेंट खेती के नई फसल की होती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले कहा कि यह तो हम किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, बाध्यता नहीं है, विकल्प है, आपकी मर्जी।
आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं मर्जी मत करिए। तो सिंचाई की योजनाएं चली, बहुत सारी जगह मान्य सदस्य प्रोएक्टिव होकर के अपने यहां काम कराए। एक सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा साहब मैं हमारे यहां काम नहीं होना चाहिए, और बाद में डंडा झंडा लेकर के बोलते थे कि साहब हमारे यहां बाढ़ के काम क्यों नहीं हुए। जब मंत्री वहां मौके पे जाकर के कहे कि जो है आपके यहां तो आपका विधायक ही नहीं होने देता है काम, तो पब्लिक जब दौड़ाई तब जाके वहां इस साल काम हो पाया। हर व्यक्ति जानता है कि लोग, मैंने वही कहा ना, चोर की दाढ़ी में निकल ही जाता है फिर कि कहा। देखिए मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है उस पे भी बोल पड़े। अब देखिए असत्य भी है तो वो जो असत्य बोल रहा था वो स्वयं बोल पड़ रहा है। महोदय, दूसरा है मंडी से संबंधित। मंडी की कोई टैक्स किसान की उपज पे नहीं लगेगा। दूसरा, किसान बाध्य, पहले कमांड एरिया होता था हर एक जिले की मंडी का, कि उस मंडी के बाहर आप कहीं भी जाएंगे वहां मंडी के लोग जाते थे और जबरदस्ती वहां पर उसकी किसी भी उसका जो है शुल्क लेते थे, चालान करते थे, तमाम प्रकार की कार्रवाई करते थे। आज वन नेशन वन मंडी के तहत उत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अंदर कहीं भी जाकर के जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां पे अपनी उपज को जाके बेच सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के लिए किसानों के हित में लाया गया एक कानून है। मंडी शुल्क हमें कम करना पड़ा, जो 2% था उसे हमें 1% किए। मंडी एक भी समाप्त नहीं हुई। जून 2020 से कानून लागू, एक भी मंडी आज तक बंद नहीं हुई। हमारी मंडियां चल रही हैं, हम अपनी सुविधाएं उसी प्रकार से दे रहे हैं। किसान को इतनी स्वतंत्रता मिल गई कि एक वो अपनी उपज को अपने खेत में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, खलिहान में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, नजदीक के मार्केट में बेचना चाहता है वहां बेच सकता है। उसको लगता है कि नहीं, उसकी उपज को दिल्ली में ज्यादा दाम मिलेगा या मुंबई में ज्यादा दाम मिलेगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब खड़ी होगी तो दाम मिलेगा। और यही बात कही थी आपने एमएसपी और एमआरपी। एक उद्योग में जब कोई सामान बनता है तो उसका एमआरपी तय हो जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। और किसान को यही सहूलियत दी गई है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम आपको यह देना है, इससे कम पे नहीं। अब उससे ज्यादा जितना भी मुनाफा कमा सकता है किसान, ये उस पर निर्भर करता है। और इस मुनाफे को कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा मार्केट में होनी आवश्यक है, सरकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सरकार अच्छा दाम देगी, सरकार खरीदेगी, क्योंकि यह तो तय है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है सरकार का दायित्व। हम लोग प्रदेश के अंदर 14 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, पीडीएस के माध्यम से कम दाम पे करा रहे हैं, अंत्योदय वालों को फ्री में करा रहे हैं। हम लोगों ने उस प्रकार की व्यवस्था की। देश के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून के बाद तो यह आवश्यक है। अंत्योदय कार्ड धारकों को आप राशन देंगे, पर यूनिट आपको 35 किलो खाद्यान्न उनको देना ही देना है। पात्र गृहस्थी में हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही कराना है, तो सरकार को इसके लिए खरीदना पड़ेगा। यह सरकार का हो गया। कोऑपरेटिव भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करती है। और निजी क्षेत्र, जब एक खुली प्रतिस्पर्धा होगी, एक खुली प्रतिस्पर्धा किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उसको नए मुनाफे की ओर आगे बढ़ाएगी उसके जीवन को, और उसको आगे बढ़, जहां उसको जिस फसल में मुनाफा मिलेगा किसानों फसल बोएगा। जो मैंने यहां पे कहा, आपने पिछले दिनों सुना भी नहीं मेरे वक्तव्य को। झांसी की एक बालिका ने किया, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक दिन मेरे पास एक किसान को लेके आए थे यहां के सुल्तानपुर के, यानी झांसी में उस बालिका ने 1.5 एकड़ खेती में
स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और 1.5 एकड़ खेती में उसने मुनाफा कमाया 36 लाख का, एक सीजन में 36 लाख का। हम कितनी भी मेहनत करेंगे, एक साल में धान और गेहूं से 1.5 एकड़ खेती में आप 25-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। आप तो किसान हैं, आप समझ सकते हैं, नहीं कमा सकते। लेकिन स्ट्रॉबेरी में झांसी की एक बालिका 42 लाख का स्ट्रॉबेरी उत्पादन करती है, 6 लाख उसका लागत आती है और 36 लाख का उसका नेट प्रॉफिट होता है। इस पे कोई टैक्स भी नहीं है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर में एक किसान ने किया। मुनाफा जो कमाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वे लोग उस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं। तो उसके लिए मार्केट की तलाश, मार्केट उपलब्ध कराना और मार्केट में फिर उसको पहुंचाने की व्यवस्था करना, सरकार उसमें काम कर रही है, सरकार उसके लिए सहयोग करेगी। एक चेन उसके लिए तैयार होनी चाहिए और यह व्यवस्था इसके तहत की गई। लेकिन इसके बारे में भी किस किस प्रकार के वक्तव्य यहां पर दिए गए और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान ये हो गए, इतने लोग हो गए। आज सुबह के उसमें मैं देख रहा था कि एक मानस सदस्य बोल रहे थे कि जो है इतने बुंदेलखंड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। बुंदेलखंड तो धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेस वे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो, चाइना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। इतने हितैषी मत बनो भाई। मैं इसीलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते, कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। चाइना के बारे में तो लोहिया जी बहुत पहले आगाह कर चुके हैं और बुंदेलखंड में हर घर नल योजना 7 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कहा कि नहीं, कैसे होगा, बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया। तो मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम और बहुत शीघ्र, मैं तो आप सभी को कहूंगा, पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पे जारी। 30,000 गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको भी लागू कराएं। पूर्वांचल भी जेईएस हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो जनपद है आर्सेनिक से प्रभावित है। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको चिंता ही नहीं इस चीज की, बोल सके लेकिन नहीं। और आर्सेनिक की कभी उन्होंने चिंता ही नहीं की। नहीं, मैं तो आप देखे जब आप बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, मैं पूरा सुनता हूं आपकी बात को। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तो तब आप जमेंगे यहां पे नेता। और आर्सेनिक, क्लोराइड, खारा पानी की समस्या जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन का हमारा क्षेत्र है, अलीगढ़, आसपास एटा, कासगंज, हाथरस आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र खारा पानी है या जहां कम पानी है, एक साथ हम योजना बना रहे हैं और सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर देश को पहली बार हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नया विजन दिया। 2022 तक हर गरीब को छत, 40 लाख आवास इस समय बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में।
40 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले मात्र 3-3.5 वर्षों के दौरान बन रहे हैं। 1,38,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1,20,000-21,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य संपन्न हुए हैं। ये राजस्व गांव थे जहां कभी बिजली नहीं आई थी, वहां पर बिजली दी गई, बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं कहूंगा इस बारे में कि जहां जो गांव छूटे हैं, आपके लिए एक अवसर है, उन गांवों के प्रस्ताव दीजिए, हर गांव में हम विद्युत पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हम जोड़ेंगे। हमने तय किया, बजट में भी प्रावधान किया गया, बजट में चर्चा होगी, इसको करेंगे। जल जीवन मिशन, और इस जल जीवन के कारण तो, और स्वच्छ भारत मिशन के कारण तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित था, कभी उसकी चर्चा यहां पर उस पार्टी से जुड़े हुए सदस्य, मान्य सदस्य ने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की चर्चा। अब देखें मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने मेरे साबित कर दिया कि नहीं किया उन्होंने। महोदय, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित था जापानी इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, ये 7 जिले सर्वाधिक प्रभावित थे। और फिर आंशिक रूप से प्रभावित 38 जिले थे। इंसेफ्लाइटिस, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बनाने का कार्य, हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दस्तक अभियान प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चले, अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बनाया गया, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण, ये सभी विभागों को जोड़ा गया और फिर एक साथ अभियान चलाया गया। आज परिणाम क्या है? बीमारी पे 75% नियंत्रण, मौत पे 95% नियंत्रण। ये मॉडल है स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ वहां पे करने का परिणाम। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते समय उत्तर प्रदेश के इस कार्य के लिए सराहना भी की। ये हमारे लिए उपलब्धि, मार्गदर्शन उनका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह है कार्य। मुसहर जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या कर रहे थे लोग पहले? मुसहर वोट बनेंगे इनके। कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं। इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। इस सदन में पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, कभी नहीं उठाया। और महोदय, मैं एक सांसद था, एक सांसद के रूप में भूखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी और लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता था वहां पर कुशीनगर में। वहां राशन कार्ड वहां के गरीबों को सांसद रहते हुए भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए। और आवास भी उपलब्ध कराए हैं, आवास उपलब्ध कराए हैं। आवास के साथ साथ पेंशन की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जॉब कार्ड, इस सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद, आच्छादन के बाद मुसहर, थारू पहले चरण में हम लोग, और बनटांगिया, इनको हमने पहले चरण में लिया और दूसरे चरण में हम लोग ले रहे हैं। अब कोल है, एक आपके झांसी के आसपास कुछ जातियां हैं, इन लोगों को हमने लिया है, कुष्ठ रोगियों को लिया है, इनको हम अब दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे उसमें लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे। ये भी हमने व्यवस्था, विकल्प भी दिया है। हर एक फील्ड में काम।
ये व्यापक परिवर्तन का आधार ये योजनाएं बने इसीलिए क्योंकि शासन की प्राथमिकता है। हम आदमी आदमी में भेद नहीं कर सकते। हमने तो योजना का नाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ही दिया है। ये व्यक्ति की नहीं हो सकती। हमने ये नहीं कहा कि ये समाजवादी मकान होगा, हमने नहीं कहा। ये योजना प्रदेश के नाम से जुड़नी चाहिए। वह कोई व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है और उस संस्था को आगे बढ़ाना, उसके नाम पर उसको आगे बढ़ाना और इसलिए उस योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना इस सरकार की प्राथमिकता रही और सरकार उसी आधार पर उन लोगों तक इस कार्य को कर रही है। हर एक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज व्यक्ति उन चीजों को महसूस भी करता है और जो योजनाएं दी जा रही हैं उसी योजनाओं के क्रम में किसानों की चर्चा हो रही है। आखिर इसमें किसान भी है। पटाईदार को कभी हक नहीं मिला, वो काम तो करता था लेकिन उसको कोई हक नहीं मिला। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का लाभ किसान के परिवार को और किसान के साथ बटाईदार को उसको भी देने का कार्य सरकार दे रही है। बटाईदार को सरकार देने जा रही है। ये किसान के हित के लिए ये योजनाएं हैं और किसान से सर्वाधिक परेशान होते थे नेता प्रतिपक्ष जी, जो लोग दूध तो पीते थे लेकिन गायों को छोड़ देते थे और किसान की खेती सर्वाधिक नुकसान होते थे, गाली में खाता था। हम लोगों ने इसमें 3 स्कीम चलाई है। ये भी किसान के लिए ही है, किसान के ही हित में है। अन्नदाता किसान के लिए सब काम किए जा रहे हैं। 3 प्रकार की स्कीम है। एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार ने इसमें बनाए हैं और इसको हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर इसको चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास अब तक प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में है। दूसरा है सहभागिता योजना। इसमें कोई भी किसान अपने घर में एयरटेक किए हुए जो गोवंश है, जो निराश्रित श्रेणी का है, अगर उसको अपने पास रखता है तो एक गोवंश पे 900 रुपए हर माह सरकार उसको उपलब्ध कराएगी और एक किसान को हमने 4 गोवंश तक रखने की अनुमति दी है। यानी अगर एक किसान 4 गोवंश कराए तो हर महीने उसे 3600 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। ये योजना भी प्रदेश के अंदर चल रही है। और तीसरा है कुपोषित बच्चों के लिए जो निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारे हैं, उनमें से कोई गाय जो दूध देने वाली है, कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए अगर उसके पास जगह है तो उसको हम एक गाय उपलब्ध करा रहे हैं और साथ साथ 900 रुपए हर महीने के उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कुपोषण की समस्या का समाधान भी हो सके और गोवंश को भी बचाया जा सके। इन तीनों को तो पहले से सरकार चला रही है और बजट में भी हमने इस बार प्रावधान किया है। बहुत बड़ी घोषणा करती है, अस्थायी समाधान करेंगे। वाराणसी में गोकुल ग्राम बन रहा है। गाय के गोवंश के संरक्षण के साथ ही, ऐसे उसकी नस्ल सुधार के साथ ही गोवंश यानी गाय के गोबर से जो गोबर गैस प्लांट बनेगा तो उसमें मीथेन को और सीएनजी को अलग अलग करते हुए उसको रिफिलिंग करके फिर से लोग अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था का कार्य वहां पे चल रहा है और वो सफलतापूर्वक एक मॉडल लागू होने के बाद फिर हम लोग जो योजना इस बार के बजट में की उसके साथ जोड़ेंगे। बजट में चर्चा होगी तो उस समय हम इसके बारे में व्यापक रूप से कहेंगे। और ये सभी किसानों के हित के लिए की गई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके और किसानों की जीवन की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली का आधार बन सके। ये सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि किसान के मुद्दे को लेकर के हम लोग किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक कोई विवाद खड़ा करें। तमाम प्रकार की बात कही, इतने किसान मर गए, इतने किसानों का ये हो गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर
लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून को हाथ पे नहीं लेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, भारत के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे, हम संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे और अन्नदाता किसानों को जब कहेंगे तब बातचीत से समस्या का समाधान का रास्ता है। हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है, हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। आज बीज की किल्लत नहीं, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं। 9 के 9 जो हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है, इनमें भी हम लोग एग्री क्लाइमेटिक जोन में भी